Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि व बरकातहू डियर स्टूडेंट्स। आई एम सजाद हुसैन। आज हम क्लास 9th की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया आपको कि किस तरीके से पेस्टोरलिज़म जो है वो दुनिया में फैल गया था। अगर हम पार्टिकुलरली हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे पेस्टोरलिज़म कैसे फैला, और हमने बताया कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप के पेस्टोरलिस्ट रहते हैं और उनका रहना सहना और उनका लाइफस्टाइल जो है वो अलग हैं। ये जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो सीजनल होते हैं। कुछ पेस्टोरलिस्ट जो है वो समर में कहीं और रहते हैं तो विंटर में कहीं और के पहाड़ियों में रहते हैं। आज हम देखेंगे यहाँ पर कि ऑन द प्लेटूस प्लेन्स एंड डिज़र्ट्स, ये जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो प्लेटोस पे और प्लेन्स पे और डेजर्ट्स में अपनी ज़िंदगी किस तरीके से बसर करते हैं। प्लेटोस उसको कहते हैं जहाँ पर मतलब तीनों साइड में डाउन हो, एक साइड में हाई हो, मैदानी इलाका टाइप का होता है, लेकिन तीनों या चारों साइड में डाउन होता है। ठीक है, उसको हम प्लेटू कहते हैं। प्लेटू और माउंटेन में फ़र्क होता है। तो पेस्टोरलिस्ट जो है वो प्लेटूस में रहते हैं। प्लेन्स यानी कि उन जगहों में रहते हैं जहाँ पे ग्रीन है और वहाँ पर सरसब्ज़ है और प्लेन एरिया है। और डेजर्ट्स में भी पेस्टोरलिस्ट रहते हैं। Not all pastoralists operated in the mountains. They were also to be found in plateaus, plains and deserts of India. हिंदुस्तान के सारे पेस्टोरलिस्ट्स पहाड़ों में नहीं रहते हैं। पहाड़ों के अलावा भी पेस्टोरलिस्ट कहीं और जगह रहते हैं। प्लेटोस में रहते हैं, माउंटेन्स और प्लेन्स और डेजर्ट एरिया में भी पेस्टोरलिस्ट लोग रहते हैं। Dangars were important pastoralist community of Maharashtra. In the early 20th century, their population in this region was estimated to be 46,07,000. Most of them were shepherds, some were blanket weavers, and still other were buffalo herders. The Dangar shepherds stayed in the central plateau of Maharashtra during the monsoon. पेस्टोरलिस्ट जो लोग होता है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माउंटेन्स में रहते हैं। माउंटेन्स के अलावा भी वो प्लेटोस में, प्लेन्स में और डेजर्ट एरियाज में रहते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पर एक पेस्टोरल कम्युनिटी, एक ग्रुप है, इसका नाम है डंगार्स। ये एक पेस्टोरल ग्रुप का नाम है जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं। 20th सेंचुरी के शुरुआत में इनका पॉपुलेशन जो है, डंगार्स का पॉपुलेशन जो है महाराष्ट्र में 46,07,000 था। इन डंगार्स में से बहुत सारे लोग शेफर्ड्स थे, मतलब जो भेड़ बकरियों को चराता है पहाड़ियों में। कुछ लोग इसमें इन्हीं डंगार्स में से ब्लैंकेट वीवर्स थे जो कंबल बनाते हैं, और कुछ अब भी बफलो हेडर्स हैं। बफलो यानी कि बेन्स को क्या करता है, पाल पोस कर बड़ा करके उसी का बिजनेस करता है। डंगार जो शेफर्ड्स होता है, जो पेस्टोरलिस्ट हैं, जो डंगार शेफर्ड्स हैं, यानी कि वो महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेटूस एरिया में रहते हैं मॉनसून के टाइम में। दिस वॉज सेमी एरिड रीजन विथ लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल. It was covered with thorny scrub. Nothing but dry crops like bajra could be sown here. In the monsoon, this tract became a vast grazing ground for the Dangar flocks. By October, the Dangars harvested their bajra and started on their move west. After a march of about a month, they reached the Konkan. This was a flourishing agricultural tract with high rainfall and rich soil. अगर हम डंगार्स की बात करेंगे जो कि महाराष्ट्र में पेस्टोरलिस्ट लोगों का नाम है डंगार कम्युनिटी। डंगार कम्युनिटी जो है वो सीज़न के हिसाब से अपना मतलब जो रहने का जगह है वो चेंज करता है। डंगार शेफर्ड्स क्या करता है, सेंट्रल प्लेटो में रहता है मॉनसून के टाइम पर। इसके बाद सीमी एरिड रीजन में जाता है जहाँ पर रेनफॉल कम हो, सॉइल काफ़ी मतलब पुअर होता है,
वहाँ पर मतलब ये रहते हैं। और जहाँ पर ये डंगार्स रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा थ्रोनी स्क्रब हैं, मतलब बुशेस हैं, ज़्यादा कांटे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कोई अच्छा सा फसल भी नहीं होता है, बाजरा होता है यहाँ पर अक्सर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं कि जब अक्टूबर होता है तो डंगार्स के जो लोग होते हैं महाराष्ट्र में, वो क्या करता है, बाजरा की कल्टीवेशन करता है और बाजरा की हार्वेस्टिंग करके उसको काट देता है। इसके बाद उस जगह को छोड़कर वो वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। कुछ दिन या कुछ घंटे चलने के बाद वो कोनकान पहुंच जाते हैं। वेस्ट की तरफ जाने के बाद कोनकान एक जगह होता है। कोनकान में पहुंचने के बाद वहाँ पर हाई रेनफॉल होता है, रिच सॉइल है, अच्छा खासा पैदावार होता है, ज़मीन भी वहाँ पे अच्छा खासा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सीज़न के हिसाब से मूवमेंट करता है। Here the shepherds were welcomed by Konkani peasants. After Kharif harvest was cut at this time, the field had to be fertilized and made ready for Rabi harvest. Dangar flocks manured the field and fed on the stubble. The Konkani peasants also gave supplies of rice, which the shepherds took back to the plateau where grain was scarce. With the onset of monsoon, the Dangars left the Konkan in the coastal areas with their flocks and returned to their settlements on the dry plateau. तो जब डंगार्स महाराष्ट्र में से मतलब महाराष्ट्र में अपने जो खुशक या जो थ्रोनी जहाँ पर ज़्यादा कांटा होता है उस जगह को छोड़कर जब वो अक्टूबर में वेस्ट की तरफ चले जाते हैं तो कोनकान में पहुँचते हैं। तो कोनकान में कोनकानी जो पीजेंट्स होता है वो इन डंगार्स को, मतलब इन पेस्टोरल ग्रुप्स को वेलकम करते हैं और इनका इस्तकबाल करते हैं। खरीफ हार्वेस्ट के बाद खरीफ जो क्रॉप होता है कोनकान में, उसको काटने के बाद कोनकान में रबी हार्वेस्ट का इंतज़ाम किया जाता है, जो कोनकान का क्या है, पीजेंट्स हैं। अब डंगार्स क्या करता है, कोनकान में पहुंचने के बाद वो अपने मवेशियों को या अपने जो मतलब भेड़ बकरियां हैं उनको आराम से कोनकान में फीडिंग करते हैं, उनको खाना या घास या ग्रेजिंग करता है। क्योंकि जहाँ पर वो पहले रहता था वहाँ पर कोई अच्छे से घास या बाकी चीज़ें मिलता नहीं था, सिर्फ मैंने कहा कि बाजरा मिलता था। कोनकानी पीजेंट्स क्या करेंगे, इन जो डंगार के लोग हैं, जो कि मतलब डंगार कम्युनिटी के लोग हैं, वो वहाँ पर इनके पास इतना ज़्यादा फसल नहीं होता है, इनको क्या देंगे, कोनकानी पीजेंट्स फसल देते हैं और ये फसल जमा करके वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पर ये अपने केटल्स को रखते हैं। जब मॉनसून शुरू हो जाते हैं, बरसात शुरू हो जाते हैं, बरसात आना तेज़ हो जाते हैं, तो डंगार्स जो कम्युनिटी था वो फिर से इस कोनकान के एरियाज़ को छोड़कर और समंदरी और साहिली जगहों को छोड़कर फिर से अपनी पहले जैसे खुश्क जगहों में जाते हैं जहाँ पर बरसात कम होती है, जहाँ पर ज़्यादा कांटे हैं, ज़्यादा रेगिस्तानी जगह हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर बारिश होते हैं, बरसात होते हैं, तो ये समंदरी एरियाज़ को छोड़कर या बाकी इन जो कोनकान के जगह हैं इनको छोड़कर डंगार्स फिर से उसी ड्राई रीजन में जाते हैं। The ship could not tolerate the wet monsoon conditions, क्योंकि जो शिप होता है वो इस मानसून की ज़्यादा बारिश को या बरसात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए जब मानसून शुरू होने से 1-2 दिन बाकी हैं, उस दिन क्या करता है, जो डंगार्स हैं वो ड्राई एरिया में जाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से इनका मूवमेंट चलता रहता है। ये हो गया महाराष्ट्र की बात। अगर हम कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, in Karnataka and Andhra Pradesh, again the dry central plateau was covered with stone and grass, inhabited by cattle, goat and sheep herders. The Golas herded cattle, the Kurumas and Kurubas reared sheep and goats, salt woven blankets. They lived near the woods, cultivated small patches of land, engaged in a variety of petty trades.
and took care of their heads. Unlike the mountain pastoralists, it was not the cold and the snow that defined the seasonal rhythms of their movement. Rather, it was the alteration of monsoon and dry season. In dry season, they moved to the coastal tracts and left when the rain came. अगर हम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो ये ड्राई सेंट्रल प्लेटो में रहता है। जो यहाँ का जो पेस्टोरल ग्रुप हैं, जो यहाँ का जो मतलब पेस्टोरल हैं, नोमैडिक जो लोग हैं, वो ड्राई फिर से खुश्क और सेंट्रल प्लेटो में ही रहते हैं। यहाँ पर भी इनके जगहों में भी सुटून और ग्रास ज़्यादा हैं। इनके केटल्स को यहाँ पे रखते हैं, गोट और शिप को ये हेडिंग यानी कि पालते हैं, पोसते हैं। इन जो मतलब ग्रुप्स हैं, इनका नाम है गोलास हेडेड केटल। ठीक है, गोलास क्या करता है, गोलास इनकी कम्युनिटी का नाम है, एक मतलब सेक्शन का। गोलास केटल को हेडिंग करते हैं। इसके बाद कुरुमास और कुरुबास जो है वो शिप और गोट्स को हेडिंग करते हैं और साथ में ये कंबल भी बुनते हैं। कंबल जो मतलब वहाँ से शिप और गोट से जो भी वूल आते हैं या बाकी चीज़ें आते हैं, इनसे क्या करता है, ये ब्लैंकेट मैन्युफैक्चर करता है कुरुमास और कुरुबास। ये जो गोलास हैं, कुरुमास है और कुरुबास हैं, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के, ये रहते कहाँ हैं, ये उसी जगह रहते हैं जहाँ पर जो है वुड होते हैं, जहाँ पर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होते हैं और वैरायटी ऑफ मतलब ट्रेड्स ये कर सकता है और अपने हेडिंग की, अपने जो मवेशियाँ हैं इनकी देखभाल कर सकता है। उसी जगहों में ये रहता है जहाँ पर इनको लकड़ी भी मिले और बिज़नेस करने के लिए वुल का जो ब्लैंकेट बनाते हैं, इन सब के लिए आरामदा और आसान हो, उसी जगहों में ये अपने मवेशियों को रखते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि ये जो है सीजनल सर्दी और गर्मी के हिसाब से मूवमेंट करते हैं। इनका जो मूवमेंट का जो रिदम होता है वो मॉनसून और ड्राई सीज़न के हिसाब से होता है। ये ड्राई सीज़न में रहता है आमतौर पर, मतलब ड्राई एरियाज़ में। सेम है जिस तरीके से महाराष्ट्र की हमने बात किया था, जहाँ पर ड्राई एरिया है वहाँ पर ये ज़्यादा रहता है। लेकिन जब मॉनसून जहाँ पर ज़्यादा होते रहते हैं, जब वहाँ पे ग्रीन होते हैं तो वहाँ पर मूव करते हैं ये। लेकिन जब वहाँ पर मॉनसून बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये फिर से वापस आ जाते हैं ड्राई रीजन में, क्योंकि वहाँ पर जब ज़्यादा बरसात आएंगे तो मवेशियों के लिए ख़तरा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका भी अपना सीजनल एक मोमेंट है। अक्सर ये ड्राई रीजन में रहते हैं, लेकिन ड्राई रीजन्स को छोड़कर कोस्टल एरियाज़ में चले जाते हैं, मतलब समंदरी और साहिली एरियाज़ में। लेकिन जब बरसात आती है तो फिर से वापस इसी ड्राई एरियाज़ में ये वापस आ जाते हैं। जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ट्राइबल्स हैं, सॉरी ये पेस्टोरलिस्ट हैं। Only buffaloes like the swampy, wet conditions of the coastal areas during the monsoon months. Other herds had to be shifted to the dry plateau at this time. Banjaras were yet another well-known group of graziers. They were found in villages of Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra in search of good pasture land for their cattle. They moved it over long distance, selling plough, cattle and other goods to villagers in exchange for food, grain and food. सिर्फ बफलोस क्या कर सकता है, कोस्टल एरियाज में रह सकता है। जहाँ पर ज़्यादा मानसून होता है, जहाँ पर ज़्यादा बरसात या बारिश होते हैं, वहाँ पर बाकी केटल्स नहीं रह सकते हैं। इसीलिए ये जो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के जो पेस्टोरलिस्ट ग्रुप हैं वो क्या करता है, अपने केटल्स को मानसून के टाइम पर समंदरी और साहिली जगहों से, बाकी बरसात ज़्यादा आने की जहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं, उन जगहों से हटाकर ड्राई सीजनल जगहों में ले जाते हैं, क्योंकि मवेशियों के लिए बरसात का जो मतलब बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लेकिन सिर्फ एक जानवर होता है जिसको हम बफलो कहते हैं, जो बेंस होता है, सिर्फ वही जो है कोस्टल एरियाज़ में रह सकता है। अगर उसको छोड़ा जाए तो वहाँ पर वो बरसात में भी रह सकता है, बाकी सबको शिफ्ट करके ड्राई जगहों में जाना पड़ता है। तो यहाँ तक हमने कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की बात किया। इसके बाद कहते हैं कि और एक जो वेल नोन
ग्रुप होता है ग्राजियर्स का, या जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं इनको हम कहते हैं बंजारास। बंजारास जो है वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, पंजाब में पाए जाते हैं, राजस्थान में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं और महाराष्ट्र में रहते हैं। बंजारास अक्सर मूवमेंट करते हैं और गुड पास्चर लैंड की तलाश करते हैं। अच्छे ज़मीन की तलाश में बंजारास यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। बंजारास जो है अपने केटल को खिलाने के लिए ग्रास की तलाश में रहते हैं या घास की तलाश में रहते हैं, पास्चर लैंड की तलाश में रहते हैं। बंजारास जो है जो इन स्टेट्स में रहते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं। ये अपने केटल्स को या मतलब जिससे हम प्लॉफिंग करते हैं फील्ड को, उन केटल्स को, और बाकी अपने जो पास जो भी सामान है वो विलेजर्स को बेच देते हैं। इनके बदले बंजारास क्या लाते हैं? विलेजर्स से खाना और अपने मवेशियों के लिए घास लाता है। इसके बाद हम राजस्थान की बात करेंगे। इन द डिजर्ट्स ऑफ राजस्थान लिव्ड द राइकास। द rainfall in the region was meager and uncertain. On cultivated land, harvest fluctuated every year. Over vast stretches, no crop could be grown. So the Raikas combined cultivation with pastoralism. During the monsoon, the Raikas of Barmar, Jaisalmer, Jodhpur and Bikaner stayed in their home villages where pastures was unable. By October, when these grazing grounds were dry and exhausted, they moved it out in search of other pasture and water, returned again during the next monsoon. One group of Raikas known as Maru desert Raikas headed camels and another group reared goat, sheep and goat. अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में एक पेस्टोरल ग्रुप रहता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनका नाम है राइकास। राइकास जो है वो राजस्थान का पेस्टोरलिस्ट हैं, राजस्थान का ग्रुप हैं। ये भेड़ बकरियों को चराते हैं, कैमल्स को भी ज़्यादा रखते हैं। तो जब राजस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बारिश होता है और वहाँ पर अचानक से ही बारिश हो जाते हैं। जो कल्टिवेटेड लैंड हैं, जो इनका ज़मीन है, जो इनका एग्रीकल्चरल फील्ड हैं, वहाँ पर हार्वेस्ट फ्लक्चुएट होता है हर साल। मतलब किसी साल फसल ज़्यादा होता है, किसी साल फसल कम होता है, या किसी और साल फसल बिल्कुल होता ही नहीं है। ये इस तरीके से होता है जब बारिश और बरसात पे डिपेंड होता है। जिस साल बरसात ज़्यादा आता है, बारिश ज़्यादा आता है, उस टाइम पर फसल आराम से हो सकता है। लेकिन जिस साल बारिश या बाकी जो मतलब पानी का सोर्सेस कम रहता है, उस टाइम पर क्या होगा? राजस्थान में बहुत ज़्यादा खुशकसाली होगा, जिसकी वजह से फसलें कम होगा। तो कुछ सालों तक कभी कभी ऐसा होता है कोई फसल उगता ही नहीं है राजस्थान के कुछ जगहों में। तो क्या करता है ये जो राइकास हैं वो पेस्टोरलिज्म का काम करता है। असल में ये फार्मर्स टाइप के लोग हैं, लेकिन जब बारिश नहीं होते हैं तो ये अपने मवेशियों को लेकर पेस्टोरलिज्म का काम करता है, गाय को या बाकी भेड़ बकरियों को चराने का काम करता है। ठीक है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में मैंने कहा था कि गुज्जर बकरवाल हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी राइकास काम करते हैं भेड़ बकरियों को चराने के लिए। मॉनसून के टाइम पर जो राइकास होता है, जो ये पेस्टोरल ग्रुप होता है, ये भरमार, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में रहता है, जहाँ पर इनका घर होता है, जहाँ पर पास्चर भी अवेलेबल होता है। पास्चर मतलब ग्रीन जगह भी अवेलेबल होता है। जब अक्टूबर होता है तो ये फिर से ड्राई हो जाते हैं, इनको पानी की कमी हो जाती है, तो ये अगेन नेक्स्ट मानसून का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में एक ग्रुप है राइकास का ही पार्ट है ये, जिस ग्रुप का नाम है मारू डिज़र्ट। ये अपने मतलब जो जानवर रखते हैं, जो केटल्स रखते हैं, इनमें इनका जो पॉपुलर केटल हैं कैमल्स को ये रखते हैं। कैमल्स को ये क्या करता है, और इनके साथ शीप और गोट भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस इनका कैमल्स पे जाता है। तो इन कम्युनिटी का नाम है मारू। मारू जो है वो राइकास का एक ही ग्रुप है। ठीक है, ये क्या करता है, ज़्यादा कैमल्स को पालते हैं, पासते हैं। ठीक है, तो कैमल हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा कैमल राजस्थान में ही होते हैं। कैमल को हम
शिप ऑफ द डिज़र्ट भी कहते हैं, शिप ऑफ द डिज़र्ट। So we see that the life of these pastoral groups were sustained by a careful consideration of a host of factors. They had to judge how long their herds could stay in one area and know where they could find water and pasture. They needed to calculate the timing of their movements and ensure that they could move through different territories. They had to set up a relationship with a farmer on the way so that the herds could graze in harvested fields and manure the soil. They combined a range of different activities, cultivation, trade, and heading to make their living. तो अभी तक हमने बात किया था कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, जम्मू कश्मीर की, बाकी जगहों की। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकता है कि जो पेस्टोरल ग्रुप हैं, जो पेस्टोरलिस्ट हैं, इनके लिए ज़िंदगी कोई आसान चीज़ नहीं है। इनको हर जगह अपना जो मूवमेंट है वो जारी रखना पड़ता है। इनको जज करना पड़ता है कि मतलब हमें किस सीज़न में अपने भेड़ बकरियों को, मवेशियों को या कैमल्स को या बाकी जानवरों को किस सीज़न में कहाँ पे लेके रखना है और कब किस सीज़न में वहाँ से वापस आकर किसी और जगह में जाना है। तो इनको हर चीज़ का ध्यान रखना है। जहाँ पर पास्चर हैं, जहाँ पर पानी है, इन सारे जगहों की तलाश में ये रहता है। ये अपने टाइम को कैलकुलेट करता है, इनका मूवमेंट कब और कैसे होगा, ये इनको कहाँ से कहाँ जाना है और किस टेरिटरी में किस समय पे जाना है, कहाँ पर क्या टाइप की फसल होगा, कहाँ पर मौसम क्या होगा, बरसात कितना होगा, ड्राई सीज़न में ड्राई एरियाज़ में क्या नुकसान होगा, पीने का पानी होगा नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इनको सोचना पड़ता है। इनका ज़िंदगी इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। इनको जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं, इनको फार्मर से भी ताल्लुक़ात रखना पड़ता है। जिस गाँव में भी जाएं, जिस पहाड़ी में भी ये जाएं, वहाँ के लोकल लोगों से भी ताल्लुक़ात रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जाकर इनको अपने लिए और अपने मवेशियों के लिए जो ज़रूरतें हैं वो विलेजर से ही लाते हैं। तो जिस जगहों में भी जाते हैं, इनको विलेज वालों से ताल्लुक़ात रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये क्या करता है, पेस्टोरल ग्रुप्स अपने कामों के साथ साथ कल्टीवेशन का काम भी करता है, ट्रेड भी करता है और हेडिंग भी करता है, ताकि इनका ज़िंदगी जो है गुजरने में इनके लिए आसान हो। हाउ डिड द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब अंग्रेज़ का हुकूमत आया तो पेस्टोरलिज़म या पेस्टोरलिस्ट का जो ज़िंदगी था वो किस तरीके से चेंज हुआ, वो हम नेक्स्ट किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।